ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टाइम पे आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये बड़ी अच्छी आपकी जो है वो माशाल्लाह से एक्टिविटी है कि टाइम पे आना और टाइम पे अपनी क्लासेस को ज्वाइन करना। दैट्स वेरी गुड। ओके जी, सो प्रोसीडिंग ऑन, आज हम जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब। ओके जी, नईम माशाल्लाह, नईम बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हैं और नईम जो हैं अपनी असाइनमेंट माशाल्लाह बड़ी एक्टिवली करते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक। वेल डन नईम। आपको जो भी असाइनमेंट दी जाती है आप उसे बड़ी बखूबी से अंजाम दे रहे हैं एंड आई एम श्योर द डे इज नॉट अवे कि जब हमें नईम साहब की शक्ल में एक अच्छे असिस्टेंट कमिश्नर मिलेंगे जो पाकिस्तान की जो है वो यकीनन खिदमत करेंगे। ओके जी, आज हमारा जो सेशन है, आज के सेशन में हम दो चीज़ों को, दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है जी। पहला, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा, जो पहले ही हमने चीज़ कवर करनी है, वो हमारे पास है पैराग्राफ राइटिंग। ये हमने पहले भी बात की थी कि पैराग्राफ राइटिंग जो है। ठीक है नईम साहब, आपको भी आवाज़ डिस्टॉर्टेड मिल रही है क्या? अली रजा साहब, आपको भी आवाज़ डिस्टॉर्टेड मिल रही है? ये क्लियर कीजिएगा ज़रा। अच्छा मैमूना, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा। सो पहले नंबर पे हमने जो है वो पैराग्राफ राइटिंग को करना है। और पैराग्राफ राइटिंग के जी थैंक यू सो मच जी, आप दोनों का आपने कंफर्म किया। और दूसरे नंबर पे हमने अपनी डेफिनेटली जो वोकैबुलरी है उनको हमने कंप्लीट करना। जो चीज़ें समझने वाली हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें समझने वाली हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। और पैराग्राफ राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके जहन के अंदर जितने भी थॉट्स हैं, आप के जहन के अंदर जितने भी आइडियाज हैं, आपके माइंड के अंदर जितने भी गोल्डन वर्ड्स हैं, अगर आपको मैं ये कहूँ कि वो सब के सब फजूल हैं, बेकार हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि उनको हमने लिखना किस तरह से, उनको किस तरह से हमने जो है वो जॉट डाउन करना है, उनकी राइटिंग किस तरह से होगी, आपको नहीं पता चलेगा। सो आज की डिस्कशन के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है और हमने इसको करना कैसे है। और CSS PMS के पेपर में हमें जो इंग्लिश है उसमें पैराग्राफ राइटिंग 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स आर टू मच। 20 मार्क्स बहुत नंबर होते हैं जब हम बात करते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स की। अच्छा जी, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी पैराग्राफ लिखने की कुछ यूं है। आई एम श्योर कि आप साथ साथ चीजें नोट भी करते चले जा रहे होंगे। आपने मार्केट से किसी भी प्रिंटेड बुक को देखा, आप में से सभी ने जिंदगी में बहुत सी किताबें देखी होंगी, प्रिंटेड बुक्स देखी हैं। अच्छा, अब आपने ये देखा कि एक किताब जो है, किताब जो हमारे पास होती है, एक किताब डिवाइडेड होती है, एक किताब तकसीम होती है। किताब किसके अंदर तकसीम होती है? चैप्टर्स के अंदर जो है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम पैराग्राफ लिखते क्यों हैं, वजह कैसे है। और अगर हम हर चैप्टर्स को देखें, चैप्टर के अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक है, सेक्शंस होते हैं। और अगर आप हर सेक्शन के ऊपर गौर करें तो जैसे ही हर नया सेक्शन या शुरू होता है, उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है, वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ये जो है वो पूरी की पूरी लाइन मैंने लिखी और इस 3 लाइनों के बाद मुझे एक नई लाइन जो है वो ऐड करनी है, एक नया पैसेज ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिएगा जब हम 4th वाली लाइन के ऊपर आएँगे, तो ये 4th वाली जो हमारे पास लाइन है ये यहाँ से शुरू हो, ये हमारे पास यहाँ से शुरू हो। ये लाइन जो यहाँ से शुरू हो रही है, इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है? इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन। आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया कि इंडेंटेशन क्या होता है। क्लियर हुआ आपको इंडेंटेशन क्या होता है? हमें ये पता चला एक बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं और हर पैसेज, आप जो भी पैसेज लिखेंगे उसके अंदर ये जो गैप है इसको कहते हैं इंडेंटेशन और ये होना लाज़मी है, ये होना लाज़मी है। आई थिंक आपने ज़रा लेट जॉइन किया है जवेरिया।
जवेरिया, हम बात कर रहे हैं कि अपने टॉपिक में हमने 2 चीज़ें कवर करनी है। पहले नंबर पे पैराग्राफ राइटिंग को सीखेंगे, दूसरे नंबर पे वोकैब्युलरी को देखेंगे। तो अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम कोई किताब देखते हैं, और हमने ये बताया कि अगर हमारे ज़हन में जितनी भी अच्छी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं, अगर हमें उन्हें लिखने का नहीं पता है कि उनको लिखना किस तरह से है, तो वो सब के सब फ़ज़ूल एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें कोई बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है जी? अब इसके बाद हमने बात की कि अगर हम प्रिंटेड बुक देखते हैं, उसके अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं, पैराग्राफ होते क्या हैं कि हर किताब के चैप्टर्स के वो सेक्शन जो कि यहाँ पे इंडेंटेशन से शुरू होते हैं, ये पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है? सेक्शंस जो हैं, सेक्शंस फर्दर, या यूँ कह लीजिए, किताब डिवाइडेड होती है चैप्टर्स में, चैप्टर डिवाइडेड होते हैं सेक्शंस में, सेक्शन डिवाइडेड होते हैं पैराग्राफ में। आपको आई एम श्योर कि ये समझ में आ गई। जो कहानी इसकी बड़ी सिंपल सी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये होते क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये बेसिक से चीज़ों से आगे बढ़ना है और हमें कंपटीशन के लेवल तक चीज़ों को समझना है। आप देखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये पैराग्राफ हमें पीएमएस के पेपर में भी कहा जाता है लिखें, और हम जो हैं वो किताबें भी पैराग्राफ्स में तक़सीम होती हैं। आपको क्यों लगता है कि ये क्यों तक़सीम होती हैं पैराग्राफ में? आपका क्या आइडिया है? जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग की एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं, हम ये इसमें देखते हैं कि ये डिवाइडेड है, ये क्यों डिवाइडेड होती हैं? आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीज़न है? आप माशाल्लाह से कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं, आपकी कोई ना कोई वजह तो आपके ज़हन में आई होगी। सो व्हाट डू यू फील, इसकी क्या वजह है कि ये क्यों डिवाइडेड होती है? इसकी कोई वजह है? इज़ देयर एनी रीज़न? आपको लगता है कि कोई वजह है? कोई ना कोई वजह तो होगी कि ये डिवाइडेड है। हर पैराग्राफ में न्यू आइडिया होता है, ईज़ी फॉर द रीडिंग ऑफ द ऑडियंस। जी, बिल्कुल। ये इसलिए ताकि हम जो हैं वो एक चीज़ ईज़ी बना सकें, पढ़ने वाले को आसान हो सके। सो अब हमें ये, और दूसरी इसमें हमें एक ये, जैसे नईम ने बताया कि हमें ये पता चल सके कि अब एक जो है वो चेंज आ गया है। वेल डन, वेरी गुड। न्यू आइडियाज़ जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। ठीक है? सो सबसे पहले जब आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है, आपने एक चीज़ जो है वो उसके अंदर ध्यान, फैक्ट्स नहीं देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में बात कर लेते हैं। आप उसको कोई ऐसी डिटेल्स नहीं बताएँगे जब आप पैराग्राफ राइटिंग के अंदर देंगे जिसका मकसद उसको परेशान करना है, एग्ज़ामिनर को, नॉट ईज़ी टू रीड। हम जो हैं वो प्रोफ़ेसर साहब के पास थे। प्रोफ़ेसर साहब जो रिज़ा आबादी साहब हैं, सीएसएस के पेपर चेक करते हैं, पीएमएस के पेपर चेक करते हैं। आबादी साहब जो हैं उनसे पूछा गया कि सर, क्या आप जो हैं जब भी पेपर इवैल्यूएट करते हैं कि आप जो हैं उसको मुकम्मल पढ़ते हैं, सारे का सारा पढ़ते हैं? डेफ़िनेटली आप जानते हैं कि पेपर चेक करने के लिए ना, कि कमीशन के पेपर चेक करने के लिए आपका बीपीएस 18 में होना ज़रूरी है, आपकी पीएचडी होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको मुतल्लिका सब्जेक्ट में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी? सो उन्होंने कहा जी, मैं समझता हूँ, देखता हूँ, सारे का सारा पेपर जो है, वो पढ़ना उस वक़्त जो है वो ज़रूरी होता है, जब मुझे ये पता हो कि ये पेपर पढ़ने के काबिल है। अगर किसी ने बिला वजह इतना रफ़ लिखा है कि मैं उसे पढ़ ही नहीं सकता हूँ, या इस तरह से अजीबो-गरीब लिखा है कि वो ईज़ी नहीं है मेरे लिए, रीड करना ही मुश्किल बना दिया हुआ है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि वोकैब्युलरी मुश्किल की बात नहीं हो रही, बल्कि अननेसेसरी इलिजिबिलिटी, कि पढ़ा ही नहीं जाए। ठीक है? तो जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे, एक चीज़ आपने याद रखनी है, पैराग्राफ की डेफिनिशन ये समझने के लिए है, हर पैसेज के अंदर सेंटेंसेस होंगे, और ये सेंटेंसेस का वो ग्रुप होगा कि जो आप जो हैं वो जिसको जॉइन करोगे इकट्ठा, जिसको जॉइन करोगे, और ये सारे के सारे रिलेटेड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे एक टॉपिक के साथ। समझ में आपको? सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस जो हैं ये एक मिलके क्या बनाएँगे, ग्रुप। और ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि
टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि आपको एक सिंगल पॉइंट या सिंगल टॉपिक जो दिया गया है, आपने उसी से रिलेटेड चीजों को लिखना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें जो है वो FATF पे लिखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे, तो हम लिखते लिखते अपने मोहल्ले की बातें भी करना शुरू कर दें या हम जो है वो टॉपिक से भटक जाएं, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो NGOs काम करती हैं, NGOs जो है वो डेटा इकट्ठा करती हैं, और आपने जो है वो देखा होगा, इसको जो है वो आपने सर्च आउट करने की कोशिश की होगी। जैसे मैं अगर जो है वो बात कर रहा हूँ इसके ऊपर जो है वो एजुकेशनल क्राइसिस पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं एजुकेशनल क्राइसिस पे या आप एजुकेशनल क्राइसिस पे लिख रहे हो, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस पे एक ऐसा पैसेज जो है वो दें कि जिसमें आप मेंशन करें तलीमो इदारा तलीमो इगाही है जिसने अभी जो है वो 2022 में एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है जी। सो ये जरा बड़ी बात मैंने कर दी, लेकिन ये है कि आप इस तरह की डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है जी, ये पैसेज होते हैं। आप इन पैराग्राफ्स को इजीली लोकेट कर सकते हो डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर के ना कुछ पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है, कुछ हिस्से बने होते हैं। अगर आपने देखा हो कि डॉन न्यूज़पेपर के कुछ 3 हिस्से होते हैं। एक यहाँ पे होता है इदारे की तरफ से लिखा गया हुआ, एक ठीक है एडिटोरियल, और यहाँ पे ओपिनियन होते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल होता है, यहाँ पे कार्टून होता है, और यहाँ पे एडिटोरियल होता है, यहाँ पे ओपिनियन होता है। अच्छा, ये तीनों के तीनों जो साइड पे होते हैं ये पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपने डेली बेसिस पे स्टडी करने ये पैराग्राफ्स, एक ये पैराग्राफ्स हैं। दूसरे नंबर पे जब आपने ओपिनियंस को पढ़ना है तो आपके पास आपकी अपनी डायरी मौजूद होनी चाहिए, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिखते चले जाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है जी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डॉन को पढ़ते हैं या जो डॉन के रीडर हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो कि डॉन के रीडर हैं? डॉन के रीडर हैं कोई या नहीं है? ठीक है, हमारे पास शायद रीडर्स कम ही है डॉन के, नहीं है। हाँ, 2 years, ओके। अच्छा जी, खैर ये एक अच्छी एक्टिविटी आपके लिए हो सकती है अगर आप इसे डेली बेसिस पे पढ़ें तो, ठीक है जी। सो अब आपको ये पता चल गया कि पैराग्राफ जो होते हैं वो कंपोजिशन तो होती हैं, वो लिखा हुआ कंपोजिशन कंपोजिशन तो होती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि क्या पैराग्राफ आप जो लिखेंगे, ये अगर मैं ये कहूँ कि उसको आर्बिट्रेरी भी होना चाहिए, तो क्या ये बात ठीक है या गलत है? सो गलत है या ठीक है? आर्बिट्रेरी होना चाहिए। आर्बिट्रेरी होना चाहिए उसे या नहीं होनी चाहिए एक कंपोजिशन के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर? क्या एक पैराग्राफ आर्बिट्रेरी हो सकता है? जी, क्या एक पैराग्राफ जो है वो आर्बिट्रेरी हो सकता है? ये क्वेश्चन है मेरा। आपको नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो नो वरीज, क्या एक पैराग्राफ उसमें आप आर्बिट्रेरी इधर-उधर की बातें रैंडमली बातें कर सकते हैं या आप अपने टॉपिक के साथ ही जो है वो उसमें लिंक रहेंगे? जी, थैंक यू सो मच। जी, नईम साहब का जो है वो आंसर हमें जो है वो मिला है। ओके, मैमूना का और इंजमाम का, दैट्स फाइन। पैराग्राफ लिखते हुए आर्बिट्रेरी आपने नहीं होना, ठीक है। पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पैराग्राफ्स को लिख रहे होते हो, आपने कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल जो हैं उनके बना लेने हैं। इनके कुछ प्रिंसिपल्स आपने जो है वो याद रखने हैं। पहला प्रिंसिपल अभी के अभी याद करेंगे सेशन के अंदर ही। आप अभी सेशन आपको एक बाद में असाइनमेंट मिलेगी पैराग्राफ लिखने की। ये है हमारे पास यूनिटी। यूनिटी
जब भी पेपर के अंदर इंशाल्लाह, जब से मुराद ये जब आपका भी पेपर होने वाला है, जब अगस्त के महीने में पेपर होगा, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला जो काम आपने ये करना है, वो ये करना है कि आपने जब भी अपना पेन उठाना है पैराग्राफ लिखने के लिए, उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। याद रखिएगा, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिटी से क्या मुराद है, समझ में नहीं आई बात। आप पूरे के पूरे पैसेज के अंदर आपकी एक ही जो थॉट है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक ही थॉट, सिंगल थॉट पूरे पैसेज के अंदर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ये बातें समझ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जो है पूरे का पूरा पैसेज जो है वो लिख रहे हो, हर पैसेज जो है आपका वो सर अगस्त के महीने में इज राइट, और अगस्त में, अगस्त के महीने में आई थिंक ये एक ही बात है। अगस्त से हमें साल तो समझ में नहीं आता, महीना ही जहन में आता है अगस्त से। ओके, सो वन थॉट हमारे जो है वो होनी चाहिए जहन में, और वो क्या होती है, वो ये है कि आपने जो भी लिखा वो टॉपिक से आप डेविएट नहीं करोगे। यूनिटी रहे, यूनिटी रहे, यूनिटी रहेगी। मिसाल के तौर पर आपको मैंने कहा कि आप जो है वो लिखिए किसी भी टॉपिक पे जो है वो इन्फ्लेशन जो है इसके ऊपर लिखिए। हमने ये असाइनमेंट भी दी थी आपको कि आपने एक लेटर जो है वो पोस्ट करना था। अब जो अब इसके अंदर जो आपकी हेडिंग है, जो आपका पहला पैसेज है, उसके अंदर भी थॉट्स जो है वो आपकी रहनी चाहिए इन्फ्लेशन की। दूसरे नंबर पे जो सब हेडिंग आप जो है वो इसमें दोगे, वो भी किसकी रहनी चाहिए, वो भी रहनी चाहिए इन्फ्लेशन की। ठीक है, सो इसका एवरी सिंगल सेंटेंस जो है वो आपका पैराग्राफ की यूनिटी को जाहिर करता है। सो यूनिटी को जाहिर करता है। अच्छा, अब हमें जो है ये पैराग्राफ लिखने आएंगे कैसे? ठीक है, कि यहाँ पे हमने असूल तो समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, वो ये है कि ये क्वेश्चन जो है हमें पैराग्राफ लिखने की आर्ट हमें मिलेगी कहाँ से? देखिए, एक बड़े मशहूर मुफक्कर और एक स्कॉलर ने एक बात कही थी, और वो बात ये थी, याद है आप कंपटीशन के एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको इन चीजों को करना है और करके गुजरना है। आपकी अपनी रीडिंग स्किल्स जो है वो बेहतर बनानी है। रीडिंग स्किल्स से क्या मुराद है कि जब आप मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स को देखते हो, उनके अंदर जो लोग लिखते हैं, वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको नजर आता है, तो आपको पता चलता है कि ठीक है, ये जो है वो मुझे इस फॉर्म में लिखना है। आज का आर्टिकल था मोमेंट ऑफ रैखिंग। रैखिंग जो है ये मलिहा का लिखा हुआ, डॉक्टर मलिहा लोधी जो है, जो पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रही हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड नेशंस में। उनमें अगर आप देखें तो उन्होंने सारे के सारे जो पैराग्राफ हैं उनको इस तरह से लिखा हुआ है कि बाकायदा उनके अंदर इंडेंटेशन हैं, उनके अंदर हमें यूनिटी नजर आती है। सो अभी तक हमें पैराग्राफ की समझ आ गई, पैराग्राफ्स होते क्या हैं, हमें इंडेंटेशन इनको कैसे देनी है, हमें इसके अलावा ये समझ में आ गया कि इनकी इंडेंटेशन के बाद रूल्स कैसे हैं, यूनिटी को रखना है। तीसरे नंबर पे हमें ये समझ में आया कि हमें इनके अंदर जो है एक ऑर्डर को लेके चलना है। ठीक है जी, अब हमें ये अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक ऑर्डर को जो है, एक ऑर्डर जो है, जो भी पैराग्राफ आप शुरू करते हैं, अभी आपको असाइनमेंट भी देंगे, जो भी पैराग्राफ आप शुरू करते हो, अपने जहन के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जरूर कीजिए, कंस्ट्रक्शन जरूर कीजिए। अगर मैं कंस्ट्रक्शन को सादा लफ्जों में बात कर लूं, लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो इसको मैं कह सकता हूँ। ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, देखिए, पैराग्राफ कोई मुश्किल आर्ट नहीं है। आप मार्केट के अंदर चले गए, आप मार्केट के जो भी इंसिडेंट्स हैं, जो भी चीजें बताना चाहते हो, आप एक ऑर्डर में बताओगे। कुछ जो भी इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। सो पैराग्राफ की यूनिटी सबसे पहले इसका जो है वो एक स्टेप है। दूसरा स्टेप इसका ऑर्डर है, और वो ऑर्डर ये है, इवेंट्स जो आप बता रहे हो वो इवेंट्स इस तरह से होने चाहिए कि उनके अंदर एक ऑर्डर नजर आना चाहिए। सो और सादा लफ्जों में बात कर लें, आपने पैराग्राफ में न्यू आइडियाज देने हैं, आपने पैराग्राफ्स के अंदर न्यू थॉट्स देनी है,
ये न्यू आइडियाज और थॉट्स जो हैं इनके अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए, ये कनेक्टेड होने चाहिए, और कनेक्टेड होने के साथ साथ ये अरेंज होने चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है। सो पैराग्राफ राइटिंग जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। सो अब जो है वो पैराग्राफ के अंदर 2 सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूर वाला इसको कभी ना भूलिएगा कि जब भी आप पैसेजेस को लिखते हैं, 2 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, 2 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत सोच समझ के आपको लिखना होता है। सो पहला सेंटेंस जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, जिससे आपका पैसेज जो है वो शुरू हो रहा है, ये आपका पहला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस जो है लास्ट वाला सेंटेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बचपन में एक बात सुनते आए हैं और अभी भी सुनते रहते हैं कि ये थीसिस स्टेटमेंट जो है वो होती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? सादा से लफ्जों में अगर हम इसे समझने की कोशिश की, ये थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट आपके पैसेज के सबसे आखिर वाली लाइन, जो भी आपने पैसेज लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसकी एंडिंग लाइन या उससे पहले वाली लाइन स्टेटमेंट होती है। और आप इसकी तरतीब कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। लोग अक्सर कहते हैं जी हमें समझ में नहीं आती थीसिस स्टेटमेंट बनानी कैसे, थीसिस स्टेटमेंट है क्या, थीसिस स्टेटमेंट हो गया क्या, क्या थीसिस स्टेटमेंट। चलिए एक आसान सी एक एक्सरसाइज करते हैं कि आप जो है ना, अगर जब ये लिखा देते हैं ना, स्टार्ट हो जाती है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, जी बस हमारा नेटवर्क इस टाइम से स्विच होता है, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा होता है। अभी आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जी हम लोग वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट किस बला का नाम है। पेपर के अंदर हमारा एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले देखता है कि थीसिस स्टेटमेंट इनकी जो है वो कैसी है। हम लोग बड़े-बड़े फॉर्मूलों को लगाते रहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट ये है, थीसिस स्टेटमेंट वो है। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? पहली चीज़ याद रखिएगा, आपने जो भी पैराग्राफ लिखा, पहले पैसेज की बात करें, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है? और हम में तो उसमें आपके पैसेज की एंड वाली लाइन, जब आप एग्जाम्स में बैठे होगे ना, एंड वाली लाइन या उससे पहले वाली लाइन आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। ये तो चले हो गई कि इसकी जो है वो एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई थीसिस स्टेटमेंट की। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, ये तो हमें उसकी पोजीशन पता चल गई कि ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। बट व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास जो है वो कुछ यूं हो गई कि हमारे पास पूरे के पूरे पैसेज का जो मगज है, पूरे का पूरा पैसेज जो है, जो उसके मुतालिक जो उसके मेन मेजर आइडियाज हैं, वो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट जिसके अंदर पूरे के आप कोई चीज स्टेट कर देते हो, बयान कर देते हो, सारी की सारी चीज बयान कर देते हो। क्या बयान कर देते हो? मेन आइडिया, अपने लफ्जों का मुद्दा बयान कर देते हो कि ये जो है वो हमारे पास जो है ये थीसिस स्टेटमेंट है, जिसमें कुछ ना कुछ स्टेट कर रहे हो, ठीक है, स्टेट कर रहे होते हो। सो अब इसमें क्या है, और सादा लफ्जों में बात कर लो, ये रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन किसकी होगी? आपके ओपिनियन की रिफ्लेक्शन होगी। ये रिफ्लेक्शन किसकी होगी? जो आपने जजमेंट जो है वो किया है, ये उसकी रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम जो है वो हमारा टॉपिक है को एजुकेशन, चलिए कुछ थीसिस स्टेटमेंट बना के देख लेते हैं। को एजुकेशन आसान सा एक इसका फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थीसिस स्टेटमेंट बनाने का। देखिए, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट के बाद वाला जो आप जो भी चीज लिखोगे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब मिसाल के तौर पर मैं आई थिंक दैट के बाद जो है वो कुछ लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं इस पे जो है वो आई थिंक दैट के बाद लिख देता हूँ, आई थिंक दैट को एजुकेशन
कैन बल्कि इज बेनिफिशियल फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विद सर्टन लिमिटेशंस। ठीक है जी। अच्छा जी, आई थिंक डैट, अब मैंने इसमें से जो है, अगर मैं आई थिंक डैट को जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट बन गई। आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? गौर कीजिएगा। क्यों क्यों ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट बन गई? क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ये रिफ्लेक्शन है, किस चीज की रिफ्लेक्शन है? मेरे ओपिनियन की रिफ्लेक्शन। किस चीज की रिफ्लेक्शन है? मेरी जजमेंट की रिफ्लेक्शन। क्लियर? आपको पता चला कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? बड़ी इजी सी चीज हमने समझने की कोशिश की है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है एक टॉपिक लेते हैं, डेमोक्रेसी। इसके ऊपर आपने एक थीसिस स्टेटमेंट अभी जो है वो बनानी है। अभी ये बनाना सीख लीजिएगा, थ्रू आउट द लाइफ ये आपको बड़ी करेगी चीज, और आपके पेपर में भी ये बड़ी हेल्प करेगी। थीसिस स्टेटमेंट में अब आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दैट के बाद आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी के मतलब, आप एक लाइन लिखिए। हम इस एक्टिविटी कुछ जो है वो देते हैं, आप 30 सेकेंड्स लीजिए और आप इसके ऊपर अपनी थीसिस स्टेटमेंट दीजिए कि डेमोक्रेसी पे आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। याद रखिएगा, अगर इस क्लास में आप नहीं बनाओगे तो आप पेपर में भी नहीं बना सकोगे। याद रखिएगा, जाहिलियत ये नहीं होती है कि आप लोग इस चीज से डरो कि मैं जो लिखूंगा वो गलत होगा। जाहिलियत ये है कि आप अपने आइडियाज को इसलिए ना लिखो, इसलिए क्वेश्चन ना कर सको कि लोग क्या सोचें। ये असल में जाहिलियत है। जो क्वेश्चन पुट नहीं करता है, तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, जो अपना काम दिखाता नहीं है, वो आखिरकार चला जाता है, पीछे हो जाता है। जिसने क्वेश्चन किया उसको जवाब मिल गया, जिसने क्वेश्चन ही ना किया, जिसने काम ही नहीं लिखा, उसको कुछ नहीं मिलता। वो बस आप, और ये प्रेसी ऐसे इंग्लिश, ये मैकेनिकल वर्क्स हैं। आप 1000 लेक्चर सुनते रहें, जब तक आप अपने हाथों से टाइप नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये नहीं आ सकता। सो दैट्स समथिंग। सर हेडिंग बना दो, थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करें। वेल आप मेंशन भी ना, मैंने आपको बता दिया है कि थीसिस पैसेज की एंड वाली लाइन जो उससे पहले वाली लाइन होती है, और ये सबको पता होता है, ये बाय डिफॉल्ट सबको पता होता है। आप सेपरेट भी मेंशन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी पे अली रजा साहब का सबसे पहला आइडिया, आई थिंक दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ट वे, द बेस्ट वे अगर हो जाता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। अब ये देखिए, ये किन्होंने जजमेंट दी, वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छी लाइन इन्होंने कंपोज की, और ये इनकी थीसिस स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है। नईम साहब ने लिखा, डेमोक्रेसी इज अ गुड गवर्नेंस। ओके, मैमूना काइंडली रिपीट इट वन मोर टाइम। किसको मैमूना रिपीट करना है? इट वाज डिस्कनेक्टेड। I think that no nation can stand without democracy. Okay. सरमद साहब का रिस्पांस नहीं आया हमारे पास, नाजिश लोरिया साहिबा का रिस्पांस नहीं आया हमारे पास, इब्रार हुसैन साहब का, इब्रार हसन साहब का नहीं आया। हम आपकी साइलेंस की, खामोशी की कदर करते हैं, लेकिन अगर आप भी पार्टिसिपेट कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। कि हम, अगर आप खामोश भी रहना चाहें और सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहें लेक्चर को, ये आपका पर्सनल डिसीजन है और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी चीजें। सरमद जो है इनका है, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल। ओके। अच्छा, ये देखें, ये सरमद साहब का जो पॉइंट है ना, ये मैं आपके सामने जो है, ये जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूंगा। इनकी स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है। अब ये देखिए इन्होंने लिखा क्या, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ तक जो है ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज जो है वो ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इन्होंने किस चीज की रिफ्लेक्शन दी है, और किस चीज की रिफ्लेक्शन दी है। इसके बाद इन्होंने जो है वो एक जजमेंट भी दे दी है, दैट इज एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज दैट हैव बीन ट्राइड बिफोर इट। इन्होंने इससे पहले जो है वो इसको किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो in democracy is to opt leaders for their government. ठीक है, democracy is the
ठीक है जी, डेमोक्रेसी इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। ओके, आज ये अब सब आपके डिफरेंट आइडियाज हमारे पास आए हैं। ये थीसिस स्टेटमेंट हम इसे मजीद रिफाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें ये पता चल गया कि थीसिस स्टेटमेंट थी क्या। जो आपने बनाया इस लेवल पे बड़ी अच्छी कोशिश थी, वेल डन, वेरी गुड। अभी तक हम जो हैं एक पैराग्राफ को समझ चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि एक पैराग्राफ होता क्या है। हमने ये देखा कि हर किताब जो होती है वो डिवाइडेड होती है मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर्स डिवाइड होते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं पैराग्राफ्स के अंदर। और पैराग्राफ की वजह क्या होती है, ताकि इजी टू रीड हो। पैराग्राफ्स की वजह क्या होती है बनाने की, इनके अंदर न्यू आइडियाज हो। और जब आप पैराग्राफ लिखो, सर इसको सेकंड वे थीसिस स्टेटमेंट, नहीं 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 नहीं, ये एक ही थीसिस स्टेटमेंट है। नहीं सर, ये एक ही है। इसके अंदर इसकी टाइप्स में हम बात करेंगे, वो हम डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट। और पैराग्राफ जो है, इसकी जब हम इसको समझ रहे थे तो हमने देखा कि पैराग्राफ जब आप लिखेंगे पेपर में, सबसे पहले जिस पैरामीटर पे आप पूरी अटेंशन देंगे वो यूनिटी होगी। आप आपके आइडियाज की, दूसरे नंबर पे उसका ऑर्डर होगा, और तीन नंबर पे होगी आपकी जी वैरायटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैरायटी। अब ये वैरायटी किस बला का नाम है, हमने तो नहीं पता कि वैरायटी क्या है। क्या वैरायटी इस बला का नाम है कि हम कोई 50 अल्फाज याद कर लें और वो इकट्ठे पुट कर दें? नहीं, वैरायटी से मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आइडिया की रेपिटेशन से बचा जाए, एक ही चीज को बार बार बयान करने से बचा जाए। अब ये हमारे पास मोनोटोनियस रूटीन से बचा जाए। अब जो है वो क्या है, आपने ये जो सेंटेंसेस हैं, अब उनको, उनके अंदर एक तो आइडियाज डिफरेंट होने चाहिए, और एक और काम जो है वो आपने करना है कि खूबसूरती जो होती है कंपोजिशन करते हुए, लिखते हुए, तमाम के तमाम लाइनों की लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। आखिर पे आप जब पैराग्राफ लिखेंगे, सबसे पहले यूनिटी को देखेंगे, दूसरे नंबर पे आप क्या देखेंगे, उसके ऑर्डर को देखेंगे, तीसरे नंबर पे उसके लॉजिक के अंदर देखेंगे। वैरायटी का मतलब क्या है, तो उसके अंदर सीक्वेंस जो होगा वो एक लॉजिकल होगा। और वैरायटी तो होगी होगी कि लेंस देख के बाद उसको एक रैशनल सीक्वेंस में देखें। और लास्ट पे ये है कि जो आपने कंक्लूजन करना है, जो आपने नतीजा देना है, जो आपने बात खत्म करनी है, वो बात नतीजा खेज होने चाहिए, उस बात से कुछ समझ में आना चाहिए, वो बात रैंडमली होनी चाहिए, उसे पता चले कि ये एक CSS PMS का लेवल का जो है वो लिखा हुआ एक पैराग्राफ। और याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। याद रहे, यहाँ पे सारे के सारे ठीक है। आसान इंग्लिश लिखना कभी भी गलत नहीं है। आप इजी इंग्लिश, लेकिन ठीक इंग्लिश लिखेंगे, दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल कि आप इजी इंग्लिश लिखो। बट ये हुस्न है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं ना, मैंने एक दिन जो है वो आपसे मेंशन किया था कि जब हम बात करते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस हैज राइजन अगेन की बजाय जो है वो हम कहते हैं पेट्रोल प्राइसेस सोल्ड अगेन, तो ये हमें पता चलता है। हम ये कहें कि हिज ऑल एफर्ट्स बोर्ड फील्ड, इसकी बजाय हम अगर ये कहें हिज ऑल एफर्ट्स एंडेड इन ब्लाइंड, तो समझ आता है। ये कहें कि हम जो है वो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, दे आर गिविंग टफ टाइम टू इमरान खान, अगर हम ये कहें दे आर हिटिंग बिलो द बेल्ट, तो बात समझ में आती है। ये है हम अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करते हैं, ये है कि हम अपने तरीकेकार को बेहतर करते हैं। ठीक है जी। सो आज के डिस्कशन में हमने एक पैराग्राफ को लिखना सीखा। अब एक काम हमें ये करना है कि अब जो है एक पैसेज जो है वो, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि अब जो है आपने एक पैसेज जो है वो लिखना है। बल्कि यूं करते हैं, अभी आप पैसे लिखने की तरफ नहीं आइए, हम एक और असाइनमेंट पे चलते हैं, पैसे लिखने की तरफ बाद में आते हैं। आपको मैं एक पैसेज आपके साथ शेयर करूंगा आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह। नहीं, आप मुझे याद करवा दीजिएगा प्लीज।
कि मैं फौरन से कर दूं, याद तो मुझे रह गई लेकिन फौरन से मैं कर दूं इसे जॉब। अच्छा जी, एक पैसेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उस पैसेज के अंदर आपने ये देखना है कि क्या इसके अंदर यूनिटी है, क्या इसके अंदर ऑर्डर है, क्या इसके अंदर वैरायटी है, क्या इसके अंदर मोनोटोनी तो नहीं है। ये आपने देखना है और आपने देखना है, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, बताना है उसके बाद कि जी इसके अंदर इसका जो थीसिस स्टेटमेंट है, जो मुझे लगता है वो ये वाला इसका थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है जी, इसका थीसिस स्टेटमेंट इस पैसेज का यहाँ पे है। क्लियर? एक्टिविटी की समझ में आई आपको जो है। अब आपने ये देखना, और इसका मेन आइडिया ये है। ठीक है जी, हम क्या देखना चाहते हैं, पहले नंबर पे जो आप बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, वो आप करेंगे उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट। फिर दूसरे नंबर पे उसके अंदर यूनिटी है, ऑर्डर है, वैरायटी है, और लास्ट पे आप जो है वो ये बताएंगे कि इसका मेन आइडिया क्या है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं। ये एक्टिविटी आपने जो है वो करनी है। तो ये मैं पैसेज आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। पैराग्राफ राइटिंग के मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, अदरवाइज हम मीटिंग जैसे खत्म होती है अभी उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। और जो हमारी डेली एक्टिविटी है कि हम 20 वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो हमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मदद करने जा रहे हैं, हम उन्हें समझेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे जैसे हम करते हैं जहन में, तो वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए, जो हम अमेजिंगली ट्रिकी वे के साथ करते हैं। सो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे रुकूंगा। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आज के लेक्चर के बाद आप थीसिस का पता है, आपको यूनिटी का पता है, ऑर्डर का पता है, और आपको एक्सप्रेशन कैसे बेहतर बनाना है ये पता है। कंक्लूड करना है, कंक्लूड आपने करना है थीसिस स्टेटमेंट के साथ, पूरा क्रक्स है उसके साथ। ठीक है, सो हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं और हम यहीं से प्रोसीड करते हैं।